तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी काव्य खंड 100 मार्क्स बिहार बोर्ड का है दिगंत भाग 2। उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 9 यानी कि पाठ 9, और ये उसका पार्ट 1 है। पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक, और इसके कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जिन्होंने इस कविता को लिखा है, जैसे नीचे उनका चित्र देख सकते हैं और यही चित्र आपकी किताब में भी दिया हुआ है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, पहले उनका हम परिचय पढ़ लेते हैं और परिचय पढ़ने के बाद से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें आप लोग। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जन्म हुआ है 13 नवंबर 1917 को और इनका निधन है 11 सितंबर 1964 को। जन्म स्थान है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। और माता पिता हैं तो माता का नाम पार्वती बाई और पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध। ठीक है। शिक्षा जो इनको मिली है वो मिली है उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा, और 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल क्लास में सफल, मतलब 8वां क्लास में फेल हो गए थे, और पुनः 1931 में सफलता प्राप्त, फिर अगले साल एग्जाम किए तो 8वां पास कर गए। 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट, और 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में 1938 में सफलता प्राप्त, और 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए थे। मतलब इनकी लास्ट पढ़ाई एमए तक रही है, और किस विषय से? हिंदी से। वृत्ति मतलब आमदनी का स्रोत। तो 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ, यानी कि शुरू में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर भिन्न भिन्न नौकरियां, मास्टरी से वायुसेना, पत्रकारिता से पार्टी तक। मतलब आगे इन्होंने वायुसेना में भी काम किया है, एयरफोर्स में, फिर उन्होंने पत्रकारिता का काम भी किया है, मतलब अखबार में काम किए हैं, और यहाँ तक ले चुनाव में भी, राजनीति में भी इन्होंने हिस्सा लिया है। 1948 में नागपुर आए। नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक रहे, यानी 48 से 65 तक इन्होंने लगभग 17 वर्षों तक केवल पत्रकारिता का काम किया है, मतलब अखबार में। फिर नागपुर में रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक रहे। 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पत्रिका नया खून का संपादन 1958 में मेरा खून से मुक्त हो गए। अंततः 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदा गांव में प्राध्यापक, नहीं लास्ट टाइम तक मास्टरी का ही काम किए थे वो। 7 नंबर है अभिरुचि, इनकी इच्छा, मतलब किसमें था, इंटरेस्ट किसमें था? तो इनकी अभिरुचि थी अध्ययन और अध्यापन, इन पढ़ना और पढ़ाने में इनका मन लगता था। लेखन, पत्रकारिता, राजनीति में इनका मन लगता था कि नियमित अनियमित व्यस्तता के बीच इनकी जो कृतियां हैं, मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो वो है तार सप्तक के कवि हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह है। काठ का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जिसका नया संस्करण अब कुछ परिवर्तित रूप में आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, तथा भारत इतिहास और संस्कृति, मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में, नेमी चंद्र जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित। तो इन सारे चीजों का इन्होंने लिखा हुआ है। आगे है गजानन माधव मुक्तिबोध 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार है। मतलब ये भी अन्य कवियों की तरह ज्यादातर 20वीं सदी के अंतिम के प्रमुख कवि रहे हैं। ये कवि ही नहीं, चिंतक, आलोचक और कथाकार भी हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था जी? किंतु वे मराठी थे, मतलब महाराष्ट्र के थे। हिंदी साहित्य में उनका उदय प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में हुआ था। अज्ञेय के द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में वे सामने आए थे।
शीघ्र ही अपने कठिन जीवन तथा रचना संघर्ष के कारण उन्होंने अपना पथ अलग और स्वतंत्र कर लिया। वे अपने रचनात्मक जीवन में युग को दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के संसर्ग में आए और विकट वैचारिक और रचनात्मक संघर्षों की प्रक्रिया से गुजरते हुए एक सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। मतलब ये किनके विचारों का अनुसरण करते थे? कार्ल मार्क्स का। यह सच है कि कोई भी जागरूक सत्य अन्वेषी एवं जीवंत लेखक अपने समय की प्रमुख विचारधाराओं और भावधाराओं से विलग या तटस्थ नहीं रह पाता, और मुक्ति बोध भी इसके अपवाद नहीं थे, किंतु वे अपनी प्रकृति और संवेदना से ही अथक सत्य अन्वेषी, ज्ञान पिपासु और साहसी खोजी थे। उनकी प्रकृति और संवेदना ही उन्हें उक्त विचारधाराओं के निकट ले गई थी। उनमें बौद्धिक और नैतिक पराक्रम कूट कूट कर भरा हुआ था। स्वभावतः इन विचार दर्शनों के आगे उन्हें तुरंत घुटने नहीं टिक दिए, अपनी गर्दन नहीं डाल दी, उनसे अपने प्रश्नों और पत्तियों के साथ अनवरत संघर्ष किया और इस संघर्ष के बाद मार्क्सवाद को अपनी आस्था के रूप में उपार्जित किया। यही कारण है कि उनके साहित्य में कोई विचारधारा या दर्शन नीरा अनुवादित नहीं दिखता। वह कवि के अपने विचार दर्शन जिसका उसने ज्ञान, अनुभव और संवेदन के द्वारा अपने ढंग से विकास किया हो की तरह प्रतीत होता है। मुक्ति बोध के जीवन और साहित्य में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ती। मतलब जिस तरह उनका जीवन था उसी तरह उनका साहित्य भी था। उनका जीवन और साहित्य दोनों अक्स बर अक्स और एक दिखाई पड़ते हैं। स्वभावतः जीवन मूल्य और रचना मूल्य भी एक है। मुक्ति बोध ने अपने जीवन से ही रचना की कीमत चुकाई। इस लिहाज से उनकी तुलना के लिए हिंदी में एक ही कवि हैं, निराला। मतलब इनसे तुलना किनसे की जा सकती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। मुक्ति बोध निराला की ही तरह अपनी पीढ़ी के महान क्रांतिकारी कवि हैं। उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, डायरी, आलोचना और उपन्यास भी लिखा, किंतु ये सभी साहित्य रूप और विद्याएं अपने परंपरागत ढांचे का अतिक्रमण करती हैं। अतिक्रमण मुक्ति बोध के विलक्षण अनुभव और कथ्य के कारण हुआ है। उनका अध्ययन, पर्यवेक्षण, अनुभव, संवेदन, यथार्थ बोध असाधारण और अद्वितीय है। वे यथार्थ की सुपरिचित चालू सतह को अपनी प्रखर रचनात्मक अंतर्दृष्टि से भेद करके ऐसी समग्रता में पकड़ते हैं कि पाठक हतप्रभ रह जाता है। यही कारण है कि उनकी दृष्टि तथ्यों के वर्तमान तक ही सीमित न रहकर उनके अदृष्ट अतीत और अलक्ष्य भविष्य तक भी पहुंचती है। यहाँ कोई संघर्ष, यहाँ उनकी एक अपेक्षाकृत आरंभिक दौर की ऐसी कविता दी जा रही है जो कम से कम जटिल और सुगम है। उन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है। यह कविता तुलनात्मक रूप से कम लंबी है। इस कविता में कवि की दृष्टि और संवेदना वैश्विक और सार्वभौम दिखाई पड़ती है। जनता का जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है, चित्र प्रस्तुत करता है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से, श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत, न्याय, शांति, बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में एक अंतर्वती एकता देखता है और इस एकता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। यहाँ पे शमशेर मुक्ति बोध के लिए कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह, जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, जमाने भर का कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था, तू खिलता था, और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ, अजल तू बीच में क्या है, फकत एक नाम है, यह नाम भी धोखा न हो जाए। मतलब ये शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं। तो हमारे कविता का नाम है मुक्ति बोध जी के द्वारा जो लिखा गया है, जन जन का चेहरा एक। जन मतलब होता है लोग, यानी हर लोग का चेहरा एक है। किस मामले में? तो कवि बताएंगे। चाहे देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। आप चाहे जिस देश से हो, जिस राज्य से हो, हर आदमी लगभग एक ही जैसा होता है। सब में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो समानताएं पाई जाती हैं। बिल्कुल आप किसी से अलग नहीं हो सकते हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की, चाहे आप एशिया महादेश से हो, यूरोप महादेश से हो, अफ्रीका महादेश से हो, गलियों की धूप एक। गलियों की धूप भी एक समान होती है कि नहीं होती है? लोग भी
वहां के लोग हैं तो वहां भी 2 पैर है, इधर भी 2 पैर है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में 4 गुड़वा पैर से आदमी चलता है और यहाँ पे एक ही गुड़ पे चलता है। सब जगह एक ही जैसा है, कष्ट दुख संताप, सब जगह कष्ट है, सब जगह दुख है, सब जगह दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग दिक्कत में है, पूरा संसार से अगर पूछेंगे दुख दिक्कत में कौन है तो सब कोई खड़ा हो जाएगा, भाई हम भी दिक्कत में है। किसी से ही पूछिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा भी, तो ऐसा एक भी इंसान आपको नहीं मिलेगा। हर कोई दिक्कत में कहीं ना कहीं से दिक्कत है। हाँ, अब कोई जबरदस्ती कहे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो उसको थुथुरलोजी बोलते हैं, ठीक है ना, वो जबरदस्ती बतिया रहा है। चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, और सबके चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ती हैं बुढ़ापे में वो भी एक ही जैसा होता है। हर किसी को पता है कि आज हम लोग नौजवान हैं, आगे चल के हम लोग वृद्धावस्था में जाएंगे तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएगी। ये सबके साथ है, चाहे आप यहाँ हो या किसी भी देश में हो, जोश में हो या ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। और आप जोश में हो ताकत में हो लेकिन मुट्ठी में वही तरीका है, 5 उंगलियां होंगी और इसी से आप कुछ कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कवि का, कि लोग सभी एक ही जैसे हैं, कोई किसी से कम कोई किसी से अधिक नहीं है। आगे है, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का एक दल एक पक्ष। यानी पृथ्वी कैसी है जी, गोल है, आपको पता है ना, पृथ्वी कैसी है, गोल है, और इसके धरातल पर जो जनता है एक दल है, एक पक्ष है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित का विकराल सा इशारा एक। यानी कि सूर्य भी एक है, सितारे भी एक है, समस्याएं भी एक जैसी हैं, भावनाएं भी एक जैसी हैं। सभी लोगों की भावनाएं, सभी लोगों की समस्याएं एक ही जैसी है। हर किसी को कमाना है, हर किसी को बड़ा आदमी बनना है। किसी से भी पूछिए तो हर आदमी चाहता है कि वो अमीर हो जाए, सुंदर हो जाए, बड़ा हो जाए, मतलब हर चीज अपने आप को बेटर लगाने में सबको ही लगा हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि उल्टा कोई काम कर रहा है, सबको एक ही जैसा काम कर, चाहे कहीं का भी हो। गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मसूरी में वेदना से गती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दूसरा एक। यानी कभी कहते हैं चाहे वो गंगा हो, चाहे इरावती नदी हो, चाहे मीनाम नदी हो, चाहे नील नदी हो, चाहे अमेजन नदी हो, चाहे मसूरी में जल प्रवाहित होने वाली नदी हो, इन जलों में भी कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अमेजन नदी यूरोप में बहती है उसका पानी और गंगा नदी के पानी का कलर अलग है। सबका कलर भी क्या है, एक है, और सबका प्रवाह भी एक ही जैसा है। ये नदियां मनुष्य को निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देती है, यानी ये बताती हैं कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन रुकता नहीं है। आप चाहे कितना भी दुख मना लें, आपको आगे बढ़ना ही होगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नदियां जो है प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती हैं, कि नदी चाहे तो आपको अच्छा बना सकती है, कब, जब वो कटाव ना करे, आपसे पास से गुजरे तो कितना अच्छा लगता है कि नदी के किनारे हमारा घर है, लेकिन वही नदी जब काटना शुरू कर दे तो दुख भी होता है कि कहाँ से कहाँ नदी के किनारे घर बना लिए। तो ये दोनों चीजें इसके पास, प्यार भी है और क्रोध भी है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छाया पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। यानी कभी कहते हैं कि संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं और वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन है। किसके दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है। और इन्होंने अपने गलत कार्यों से, शोषण से एक किला खड़ा कर लिया है, मतलब अत्याचार का एक किला खड़ा हो गया है। और जनता का शोषण ये लगातार कर रहे हैं, जो जन शोषक शत्रु एक, जो जनता का शोषण करते हैं, और यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मंत्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। यानी कि आज दुनिया में जो अलगाव है, जो विभिन्नता है, जो शोषण का अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार को समाजवाद के द्वारा खत्म किया जा सकता है। यानी चीरता सा मंत्र का स्वर्ग एक ही मंत्र है, जब स्वर्ग बनाया जा सकता है इस पृथ्वी को, तो समाजवाद लाकर, क्या लाकर, समाज। ऐसे समाजवाद क्यों कह रहे हैं कवि, क्योंकि कवि किससे प्रेरित थे, कार्ल मार्क्स से। और कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है, कि वो मानते थे कि समाजवाद आना चाहिए। समाजवाद का अर्थ होता है किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सबको एक समान अधिकार मिले।
और इस अंधकार को समाप्त होते ही हमें स्वर्ग जैसे शांति की प्राप्ति हो जाएगी। कब? जब समाजवाद समाज में आ जाएगा तब। आगे है, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मूंछ में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। फिर कभी कहते हैं कि जो प्रकाश हमें मिलता है सूर्य का, वो भी एक ही है, किसी को ना अलग मिलता है ना किसी को बांट करके मिलता है, एक ही प्रकाश मिलता है। सभी जगह होने वाली क्रांति की ज्वाला भी एक ही जैसी है, चाहे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई थी, चाहे यूरोप में अलग अलग देशों में फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, सभी क्रांति में एक ही प्रक्रिया था, विरोध करना, वो भी एक ही जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार के सत्य का संचार होता है। सत्य भी दो टाइप का नहीं होता, सत्य सबके लिए एक समान ही होता है। और लाखों लोगों के पैरे में एक ही प्रकार का मोच का अनुभव होता है। जब मोच आता है, दर्द होता है, तो सबको एक ही जैसा होता है। ये नहीं कि आपका मोच आएगा तो मजा आएगा, किसी का मोच लगेगा तो बुरा लगेगा, सबका मोच एक ही जैसा होगा। और चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, चाहे आप कहीं के भी हो, सबका चेहरा एक ही है। एशिया को यूरोप से अमेरिका के मित्र भिन्न भिन्न वास स्थान, मतलब चाहे आप अमेरिका एशिया में हो, यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, सबका वास स्थान अलग अलग है, हर व्यक्ति का वास स्थान अलग अलग है। भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद भले ही ये देश बटे हुए हैं, सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, लेकिन भारत कहते हैं, ये कभी कहते हैं, लेकिन हर जगह चाहे आप किसी भी देश में रहें, आपके अंदर से जो हिंदुस्तानी का गुण है वो कभी जाएगा नहीं। अच्छा, हमारे देश के लोग विदेश चले जाते हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं कहलाते हैं? वहां भी वो अपने संस्कृति सभ्यता को नहीं छोड़ते हैं। सभी और बहने हैं, सभी और भाई हैं, सभी और कन्हैया ने गाई चराई है, जिंदगी की मस्ती के गुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। और कभी कहते हैं कि हर कोई अपना कोई ना किसी का भाई है, कोई ना कोई किसी का बहन है। यहाँ भगवान कृष्ण ने चारों ओर गाय चराई है, जिंदगी में मस्ती की है, और चारों तरफ उनके बंसी की धुन पड़ी है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। फिर कभी कहते हैं कि पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एक है, चाहे दुरात्मा कहिए या चाहे दानव कहिए। जो दुरात्मा का अर्थ होता है खराब आदमी, उसको आप दानव राक्षस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शोषक यानी शोषण करने वाला, खूनी और चोर है, युद्ध भी एक है। फिर कहते हैं मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक। फिर कभी कहना है कि जितने भी जन हैं, जितने भी लोगों का समूह है, उन सबके मस्तिष्क की चिंता एक ही है, सबके दिमाग में चिंता एक ही है, सभी की चिंता लगभग एक ही टाइप की होती है। अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला की अति क्रोध एक, और सबके अंदर क्रोध भी एक ही समान होता है, क्रोध सबके अंदर भी एक ही जैसा होता है। और अंत में कभी कहते हैं क्रांति का निर्माण का विजय का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा। यानी क्रांति हो, निर्माण हो, विजय हो, सबका एक ही जैसा है, चाहे आप किसी भी देश किसी भी जगह से हो। तो इस तरह आपकी ये कविता समाप्त होती है। आप लोग इसका अर्थ लिख लेंगे और कल की क्लास में इसके हम प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।